गुड मॉर्निंग बेटा। हम चैप्टर नंबर 3 यूएस हेजीमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ रहे थे और आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टेंट्स ऑन अमेरिकन पावर। अमेरिकी शक्ति पर अवरोध या बाधा कौन उत्पन्न करता है। तो हमने जैसे कि देखा अमेरिका का मिलिट्री पावर, उसका इकोनॉमिक पावर, उसका स्ट्रक्चरल पावर, उसका सॉफ्ट पावर बहुत ही आगे। तो दुनिया में ऐसी इस समय तक तो कोई ऐसी ताकत नहीं है जो अमेरिकी शक्ति को अकेले ही चुनौती दे सकें। पर फिर भी अमेरिका के रास्ते पर कुछ बाधाएं हैं, कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं और वो इनमें से हमें यहाँ 3 कॉन्स्ट्रेंट्स पढ़ने हैं। उनमें से पहला कॉन्स्ट्रेंट्स यही है कि अमेरिकी शक्ति पर चुनौती एक तो उनकी अपनी ही जनता है, उनके अपने ही सिटीजन्स हैं। वहाँ पर सिटीजन्स, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लिबरल डेमोक्रेसी है। जनता अपने सरकार द्वारा किए गए कामों को आंख मूंद कर उसका समर्थन कभी नहीं करती है। तो जब वहाँ की जनता ही विरोध करने अपने इस गवर्नमेंट के किए हुए एक्ट, अपने गवर्नमेंट के किए गए कदमों पर, उठाए गए कदमों पर वहाँ की जनता खुद ही विरोध प्रदर्शन करने लगती है। तो अपनी जनता ही, वहाँ की सिटीजन्स ही अमेरिकन पावर पर रुकावट पैदा करती है, यानी कॉन्स्टेंट्स लगा उसकी हेजीमनी को चुनौती देती है। और वहाँ पर दूसरा हमें पढ़ना है कि अमेरिका में जो गवर्नमेंट में पावर डिवीजन है, कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बीच में जो पावर डिवीजन है, ये डिवीजन ऑफ पावर भी कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव की पावर को कम करती है। और थर्ड, नाटो कंट्री जब बनाया गया था, अमेरिका ने नाटो जब बनाया था तो कोल्ड वॉर के टाइम में यूएसएसआर से फाइट करने के लिए, यूएसएसआर की हेजीमनी को रोकने के लिए बनाया था। उस टाइम एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था। अब जो है इसका पर्पस मिलिट्री इतना रहा नहीं। अब नाटो में बहुत सारी कंट्री ऐड हो चुकी है और नाटो कंट्री के बीच में अच्छा खासा बिजनेस होता है, ट्रेड होता है। और नाटो की कंट्रीज, जो नाटो के मेंबर कंट्री हैं, वो कहीं ना कहीं अमेरिका की हेजीमनी में रुकावट पैदा करते हैं। तो यही पढ़ते हैं आज, कंस्टेंट्स ऑन द अमेरिकन पावर। हिस्ट्री टेल्स अस दैट एम्पायर्स डिक्लाइन बिकॉज दे डिके फ्रॉम विद इन. Similarly, the biggest constraints to American hegemony lie within the heart of hegemony itself. इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े एम्पायर ख़त्म हुए। बड़े बड़े एम्पायर, कहीं ब्रिटिश साम्राज्य था, फ्रेंच उपनिवेश था, जापान के उपनिवेश थे, और उससे भी पहले राजा महाराजाओं के एम्पायर्स थे। और ये एम्पायर अपने पीक पे भी पहुँचे तो डिक्लाइन भी हुए, और इसके डिक्लाइन की वजह बाहर नहीं, उसके अंदर ही मौजूद है। उसके अंदर की कमियां ही उसके डिक्लाइन की वजह बनी। तो यूएस के साथ भी ऐसा ही है। Similar, the biggest constraints to American hegemony lie within the heart of the hegemony itself. We can identify 3 constraints on American power. None of these constraints seem to operate in the year following 9/11. However, it now appears that all 3 of these constraints are slowly beginning to operate again. The first constraint is the institutional architectures of the American state itself. A system of division of power between the 3 branches of government places significant brake upon the unrestrained and immoderate exercise of America's military power by the executive branch. अब हमने देखा अमेरिका में जो गवर्नमेंट के बीच 3 ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में जो पावर डिवीजन है, वो कहीं ना कहीं अमेरिका की हेजीमनी को तोड़ता है, एक एग्जीक्यूटिव के पावर को एक्सेसिव होने से रोकता है। द सेकेंड कॉन्स्टेंट ऑन अमेरिकन पावर इज ऑल्सो domestic in nature and stems from the open nature of American society. Although the American mass media may from time to time impose or promote a particular perspective on domestic public's opinion in the US, there is nevertheless a deep skepticism regarding the purpose and method of government in American political culture. This factor in the long run is a huge constraint on US military action overseas. जैसे कि हमने वियतनाम वॉर के समय में भी देखा था, अमेरिका ने वियतनाम में लगातार बहुत समय तक वॉर किया, और तो इस वॉर का विरोध खुद अमेरिकन जनता कर रही थी। अमेरिका में बहुत सारे लोग इस वॉर के अपोजिशन में थे कि अमेरिका बेवजह लोगों को मार रहा है। तो यहाँ पर अमेरिका में बहुत सारे मूवीज़ बने, लोगों ने प्रदर्शन किए इस वॉर के अगेंस्ट। तो अमेरिका को चैलेंज भी उसकी अपनी जनता ही देती है।
However, it is the third constraint on the US that is perhaps the most important. There is only one organization in the international systems that could possibly moderate the exercise of American power today, and that is the North Atlantic Treaty Organization, NATO. The US obviously has an enormous interest in keeping the alliances of democracies that follow the market economy alive, and therefore it is possible that its allies in the NATO will be able to moderate the exercise of US hegemony. अब तीसरा है नाटो बनाया गया था 1949 में और एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था कोल्ड वॉर पीरियड में. अब नाटो का मिलिट्री पर्पस कम हो चुका है. अब नाटो में बहुत सारी कंट्री ऐड हो चुके हैं और इनके बीच में अच्छा खासा बिजनेस और इकोनॉमी मार्केट इकोनॉमी है और नाटो की कंट्रीज ही यूएस हेजेमनी को कम कर सकते हैं. कुछ यहाँ पे पिक्चर हैं, दो यहाँ पे पिक्चर्स में हैं. These two photographs are from the exhibitions on the human cost of the Iraq War by the American Friends Service Committee organized in the National Convention of the Democratic Party in 2004. To what extent do protests like this constrain the US government? यहाँ पे देखिए यूएस में ही ये प्रदर्शनी हुई है और इसमें दिखाया गया है कि 2003 में अमेरिका ने जो इराक पर आक्रमण किया था उसकी वजह से कितने ह्यूमन लाइफ सफ़र किया था. तो इस तरह की प्रदर्शनी अमेरिकी जनता करती रहती है जो कि यूएस की हेजेमनी को कम करती है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंडियन रिलेशनशिप विद अमेरिका. इंडिया और अमेरिका के बीच में रिलेशन जो है कोल्ड वार पीरियड में इतने अच्छे नहीं रहे. कोल्ड वार पीरियड में हमारा झुकाव सोवियत यूनियन की तरफ ज़्यादा था और पाकिस्तान अमेरिकन अलायंस के अंदर था, जिसकी वजह से हमारे शीत युद्ध के समय तक हमारे संबंध अच्छे नहीं रह पाए. भारत और अमेरिका के रिलेशन कोल्ड वार टाइम में इतने अच्छे नहीं रहे क्योंकि कोल्ड वार में हम जानते हैं कि अमेरिका जो है अमेरिका सोवियत संघ के ज़्यादा नज़दीक था और यूएस से दूर था और पाकिस्तान यूएस के ज़्यादा करीब था. तो कोल्ड वार पीरियड तक हमारे संबंध इतने अच्छे नहीं रहे. पर जैसे ही कोल्ड वार समाप्त हुआ हमारे पास इंटरनेशनल कोई इतना बड़ा दोस्त रहा नहीं और धीरे धीरे अमेरिका का झुकाव भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ होने लगा और 1991 में हमने लिबरल डेमोक्रेसी को अपना लिया. उसके बाद से हमारी इकोनॉमी हमारे संबंध अच्छे होते जा रहे हैं. और आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका और भारत के बीच संबंधों का एक पॉइंट तो ये है कि हम बहुत सारे टेक्नोलॉजी वहाँ से और इंपोर्ट करते हैं और हमारे बहुत सारा ब्रेन ड्रेन हो रखा है. बहुत से हमारे इंडियंस वहाँ पर काम करते हैं. इंडिया का ब्रेन ड्रेन के बारे में आप जानते हैं. 65% जो है हमारा सॉफ्टवेयर हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं. हमारा 35% टेक्निकल वर्क जॉब इंडियंस वहाँ करते हैं. लगभग 3 लाख इंडियंस सिलिकॉन वैली में काम करते हैं और 15% जो है 15% बड़े बड़े वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इंडियंस द्वारा स्टार्ट की गई. तो हमारा यूएस का रिलेशन अब आके काफ़ी अच्छा हो गया और इस रिलेशन के बारे में एक्स्ट्रा जो हम कल पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू बेटा.